इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल शौर्य एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बता देना चाहूंगा कि सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में आपके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आने वाले हैं और इस बार आपके सिलेबस में यानी 2023 में 20 लेसन है। तो इन विषयों को सेपरेट अलग अलग क्लास के हर एक लेसन के 20 लेसन के 20 वीडियो आने वाली हैं और सभी में जितने भी लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी का समावेश किया गया है और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को लेसन वाइज इन सभी चैप्टरों में जोड़ा गया है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इन 20 वीडियो को देख सकते हैं, यानी सीरीज है इनका 1 से 20 तक, 1 से 20 तक इनकी सीरीज चलेगी और हर एक वीडियो में एक लेसन होगा आपका। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, राजनीति, लोकतंत्र सबको मिला के पूरी किताब का एक सीरीज चलने जा रहा है बहुविकल्पी का। यदि आप इन 20 लेसन को तैयार कर लेते हैं तो हमारी गारंटी है इस 20 में से 20 नंबर जो बहुविकल्पी सोशल साइंस में आते हैं इन्हें आपसे कोई नहीं छोड़ सकते। आप सब अचीव कर लेंगे और बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर का बाप भी आपको नंबर लेने से नहीं रोक पाएगा। और यदि आप ये 20 नंबर ले लिए तो ये 100% श्योर है कि आपके सोशल साइंस में 95 तक नंबर आने की संभावना है। यदि आप पढ़ने के बाद नहीं ला पाते हैं तो दूसरे बच्चों को तो आने की संभावना ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेसन फर्स्ट है, जो पहला लेसन है इतिहास का है बच्चों। पहला लेसन क्या है? इतिहास का। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए उनको एक ही वीडियो में मैं लाया हूं। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला लेसन है, बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न फर्स्ट है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है बच्चों। ऑप्शन ए है 1815 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1830 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1848 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1871 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर ए सही हो जाएगा। क्या बच्चों सही होगा? आंसर नंबर ए, 1815 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। क्वेश्चन है फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई? तो 1815 ईस्वी में। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है ए, ऑप्शन है 1888 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1789 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1914 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1939 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी सही हो जाएगा बच्चों, 1789 ईस्वी में हुआ था। इसको याद रखेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है असीमित राजतंत्र, ऑप्शन बी है सीमित राजतंत्र, ऑप्शन सी है प्रजातंत्र, ऑप्शन डी है गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, असीमित राजतंत्र। क्या था बच्चों? असीमित राजतंत्र का राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? यानी नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था, कहाँ से बिलोंग करता था? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, फ्रांस। जो भी बच्चे इस लेसन को पढ़े हैं उन्हें ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नेपोलियन ने नागरिक संहिता कब लागू किया था? अथवा फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है बच्चों, सिविल कोड से आप क्या समझते हैं? नेपोलियन सिविल कोड जो था वह कब लागू हुआ? सेम क्वेश्चन होते हैं बच्चों। ऑप्शन है 1804 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1815 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1829 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1841 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों,
1804 ईस्वी में। इसे सिविल कोड कहा गया, नेपोलियन कोड कहा गया, नेपोलियन संहिता कहा गया, सब इसी के नाम है बच्चों। कब लागू हुआ था? 1804 ईस्वी में। तब से नेपोलियन तानाशाह की तरह राज कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 6 है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अथवा राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ था वह है। क्वेश्चन पूछने का मतलब है बच्चों कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है रूस। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, फ्रांस। यानी राष्ट्रवाद की उत्पत्ति या राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस देश से हुआ था। राष्ट्रवाद मतलब आप समझते हैं, जब किसी व्यक्ति के अंदर अपने देश के प्रति मर मिटने की भावना हो, निस्वार्थ भाव से अपने देश की भलाई करने में, देश के हितों में लग जाए, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। जो व्यक्ति इस गुण को पा जाता है या इसको महसूस कर लेता है, वो लोग राष्ट्रवादी होते हैं। और जो ये फीलिंग आती है अपने देश के प्रति मर मिटने की, कर गुजरने की, ये राष्ट्रवाद कहलाता है, निस्वार्थ भाव से बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7 है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? उस घटना का नाम बताना है। ऑप्शन ए है धर्म सुधार आंदोलन से, ऑप्शन बी है पुनर्जागरण से, ऑप्शन सी है फ्रांस की क्रांति से, ऑप्शन डी है गौरवपूर्ण क्रांति से। प्रश्न 7 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, याद रखेंगे इसको आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? अर्थात यूरोप में राष्ट्रवाद आया, उत्पत्ति हुई, उसके कारण क्या था? ऑप्शन ए है नए मध्यम वर्ग का उदय, ऑप्शन बी है उदारवादी विचारधारा का प्रसार, ऑप्शन सी है क्रांतिकारियों का उदय। ठीक है बच्चों, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, ये सभी। क्या क्या कारण थे? नए मध्यम वर्ग का उदय, ये बताया गया है विस्तार से, उदारवादी विचारधारा का प्रसार हुआ था और क्रांतिकारियों का उदय हुआ था, ये सभी कारण थे बच्चों। प्रश्न संख्या 9 पे चलते हैं। मध्य वर्ग के उदय का क्या कारण है, या मध्य वर्ग के उदय का कारण क्या था? मध्य वर्ग कहाँ से निकला? ऑप्शन ए है औद्योगिकरण, ऑप्शन बी है मानवीकरण, ऑप्शन सी है तकनीकी उत्तर, ऑप्शन डी है वैश्वीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, औद्योगिकरण। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? औद्योगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, जेल्वेराइन का गठन कब किया गया? जेल्वेराइन का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है 1637 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1634 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1835 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1836 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक सेकंड, इसमें कुछ गलती हो गया है बच्चों। प्रश्न संख्या जो 10 है 1834 सही होगा, जो कि कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ जो 1634 है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? 1834। इसको याद रखेंगे आप, क्या हो जाएगा इसमें? 1834 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, यानी नेपोलियन कब हारा था? ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। ऑप्शन ए है 1814 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1815 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1816 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1817 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, 1815 ईस्वी में। वियना की जो संधि हुई थी उसमें नेपोलियन हारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की थी? अर्थात उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है मेटरनिक, ऑप्शन बी है बिस्मार्क, ऑप्शन सी है चार्ल्स दशम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, मेटरनिक। वियना सम्मेलन की मेजबानी कौन किया था? मेटरनिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 पे, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? ऑप्शन ए है हैप्सबर्ग, ऑप्शन बी है आलिया वंश, ऑप्शन सी है बुर्गो वंश, ऑप्शन डी है जारशाही वंश। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, बुर्गो वंश। ये पढ़े ही आप, शुरुआत ही यहीं सीसी वंश से हुई थी इस लेसन की। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पे, यूरोप में प्रथम विरोध अर्थात यूरोप में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए है मई 1830 ईस्वी में, ऑप्शन बी है जुलाई 1800 ईस्वी में, ऑप्शन सी है मई 1839 ईस्वी में, ऑप्शन डी है जुलाई 1829 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों,
ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, ऑप्शन बी से जुलाई 1830 होगा। ठीक है, यहाँ मिस प्रिंट हो गया है बच्चों, क्या सही होगा 1830, यहाँ गलती हो गया है थोड़ा, 1830 ईस्वी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी है संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन डी है निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन डी है गणराज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है, क्या सही हो जाएगा, संवैधानिक राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 पे। यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई थी? ऑप्शन ए है 1820 में, ऑप्शन बी है 1830 में, ऑप्शन सी है 1840 में और ऑप्शन डी है 1850 में। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी 1830 में। याद भी होगा आपको, 1830 के दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई हुई थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। जर्मन संस्कृति में वक्सजिस्ट का आशय था, ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है राष्ट्र, ऑप्शन बी है संविधान, ऑप्शन सी है आम जनता, ऑप्शन डी है संसद। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, राष्ट्र। यानी जो वोक्सजिस्ट होता था, इसका मतलब क्या होता था, राष्ट्र होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? यानी ऑटोमान बिस्मार्क जो थे किस देश के रहने वाले थे? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऑटोमान बिस्मार्क बहुत ही फेमस थे। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जर्मनी। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ये क्वेश्चन 2022 में आया है, 2000 में आया है। ऑप्शन ए है ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी है ऑटोमान बिस्मार्क, ऑप्शन सी है नेपोलियन, ऑप्शन डी है विलियम प्रथम। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, ऑटोमान बिस्मार्क। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन वैसा ही था, ऑटोमान बिस्मार्क पर ही था। प्रश्न संख्या 20 पे चलते हैं बच्चों। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन थे? यानी इटली और जर्मनी, एकीकरण मतलब होता है बच्चों इकट्ठा करना, एक करना, एकजुट करना, मिलाना। उनके विरुद्ध में कौन थे? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी है प्रूसिया। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा सी। कौन सा सही होगा? सी, ऑस्ट्रिया। ये उनके विरुद्ध में था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? 2013 में पूछा गया प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है फ्रांस प्रूसिया युद्ध में, ऑप्शन बी है फ्रांस इटली युद्ध में, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिज का युद्ध, ऑप्शन डी है जलरेवेराइंज का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, फ्रांस प्रूसिया युद्ध। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। प्रूसिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए है दिसंबर 1820 में, ऑप्शन बी है जनवरी 1870 में, ऑप्शन सी है जनवरी 1871 में, ऑप्शन डी है जनवरी 1872 में। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, जनवरी 1871 में। कब बच्चों? तो जनवरी 1871 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 पे, निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? 2022 में पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न है, फिर से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है विलियम प्रथम को, ऑप्शन बी है विलियम द्वितीय को, ऑप्शन सी है फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम को, ऑप्शन डी है फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, विलियम प्रथम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 से, प्रूसिया के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक कब हुई? प्रूसिया के जितने भी मंत्री महत्वपूर्ण थे उनकी बैठक कब हुई थी? सन का नाम बताना है। ऑप्शन ए है 1872 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1870 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1871 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1850 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, 1871 ईस्वी में मीटिंग हुई थी इन लोगों की। याद रखेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 25 है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? यानी कौन सी वो युद्ध लड़ी गई जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध,
ऑप्शन बी है प्रसा डेनमार्क का युद्ध, ऑप्शन सी है सेडेवा का युद्ध, ऑप्शन डी है सीडान का युद्ध। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन डी सही होगा बच्चों, सीडान। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। और साथ ही साथ जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये यहाँ पर आपका सामाजिक विज्ञान का एक सीरीज चलने वाला है। लगातार 20 वीडियो आएंगे बच्चों, इस पे 20 लेसन है आपके सोशल साइंस में और 20 नंबर आने वाले हैं आपके एग्जाम में। कॉम्बिनेशन है 20-20 का बच्चों, 20 वीडियो बनेंगी और 20 नंबर आएंगे और 20 लेसन है आपके। ठीक है बच्चों, ये 20 नंबर आपके मिस नहीं होने चाहिए। अगर ये मिस हो गए ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में सामाजिक विज्ञान में नंबर कम आ जाएंगे। और 20 मिनट भी नहीं लगने वाले इसमें, एक क्वेश्चन पे 20 सेकंड आप दे सकते हैं। बस क्वेश्चन पढ़िए और आंसर ढूंढ के लगा दीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाली है। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को उन सभी दोस्त मित्र फ्रेंड जितने भी उनके सर्कल है सभी के पास भेजें, चाहे वो स्कूल कोचिंग कॉलेज कहीं से भी पढ़ते हैं, जिनके आप शुभचिंतक हैं। यदि चाहते हैं कि वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाए तो आपका ये दायित्व है, कर्तव्य है और ये जिम्मेवारी भी है कि आप इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। किसने जित्सुए मैत्सुनी को सामाजिक आदेश का दुश्मन बताया था? किसने बताया था? ऑप्शन ए है मेटरनिख ने, ऑप्शन बी है विलियम प्रथम ने, ऑप्शन सी ए व बी दोनों ने, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, मेटरनिख ने, इसी ने कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों, 2022 में भी आया है और कई बार ये क्वेश्चन आता है। किसका कथन है बच्चों? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऑप्शन ए है काबोर, ऑप्शन बी है बिस्मार्क, ऑप्शन सी है मैत्सुनी, ऑप्शन डी है मेटरनिख। चारों फेमस लोग हैं। अब बताइए, प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन डी सही होगा बच्चों, मेटरनिख। याद रखेंगे आप लोग इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 28 पे। काउंटी कैबिलो डी काबोर पिडमांट के मंत्री किस समय काल में थे? ऑप्शन ए है 1858 ईस्वी से 1860 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1860 ईस्वी से 1865 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1852 ईस्वी से 1860 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, 1852 ईस्वी से 1860 ईस्वी तक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 29 पे गैरीबाल्डी संबंधित था। ये 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है बच्चों। पहला ऑप्शन है इटली के एकीकरण से, ऑप्शन बी है जर्मनी के एकीकरण से, ऑप्शन सी है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, ऑप्शन डी है रूस की क्रांति से। मेरे प्यारे बच्चों, 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इटली के एकीकरण से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 30 है, गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? 2015 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों कि गैरीबाल्डी ने किस देश की एकता के लिए संघर्ष किया था? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है रूस। तो प्रश्न 30 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, इटली। ठीक है बच्चों, किसके लिए? इटली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 प्रश्न संख्या। निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है मैत्सुनी, ऑप्शन बी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी है काबोर, ऑप्शन डी है ये सभी। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों। क्या सही होगा? ऑप्शन डी। कौन कौन थे? मैत्सुनी, गैरीबाल्डी, काबोर, तीनों लोगों ने सहयोग किया था, तब जाके इटली का एकीकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया? ऑप्शन ए 1660 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1672 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1688 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1606 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1688 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि ना समझ में आए हो तो एक दो बार आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो सब क्वेश्चन याद हो जाएंगे आपको। इनको रटने का प्रयास न करें, इन क्वेश्चनों को समझें, क्योंकि ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस लेसन में, पहले लेसन में यानी यूरोप के राष्ट्रवाद में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उनका एक सीरीज है। और ऐसे ही लगातार सभी लेसन जितने भी सोशल साइंस में सबका सीरीज एक ही साथ आने वाला है। ठीक है बच्चों, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। बहुविकल्पी प्रश्न,
प्रश्न पहला है बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ये क्वेश्चन बच्चों 2022 में आ चुका है और क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था यानी कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए है वर्ष 1910 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1911 में, ऑप्शन सी है 1914 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1920 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पहले भी बताया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। तो पूछा है कि कब शुरू हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों। वर्ष 1914 में शुरू हुआ था और 18 तक चला था, तो शुरू हुआ पूछा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 2 है बच्चों, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे? ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है बच्चों, 2020 में आया था और 2011 में आ चुका है। पहला ऑप्शन है इसमें बच्चों वर्ष 1915 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1916 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1918 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1920 में। प्रश्न संख्या 2 का आंसर सही हो जाएगा बच्चों ए। क्या सही हो जाएगा? ए 1915 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? यानी भारत में राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? ये तो हर बच्चे को पता होगा। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है और बापू भी नहीं कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है चंपारण में, ऑप्शन बी है बरदौली में, ऑप्शन सी है अहमदाबाद में, ऑप्शन डी है खेड़ा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंपारण में। आकर उन्होंने चंपारण में नील क्रांति, या ऐसे कह सकते हो नील की जो खेती होती थी, किसान करते थे, उनको बहुत परेशान किया था, तो वहीं चंपारण में गए और वहीं से आंदोलन शुरू किए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? सबसे ज्यादा योगदान किसका था? किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही होगा बच्चों, महात्मा गांधी जी ने। आपको बताया भी गया है, उन्होंने यह आंदोलन किया था, तो उन्हीं की मुख्य भूमिका थी। प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं बच्चों। खेड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया था? खेड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन ए सही होगा बच्चों, महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, यानी असहयोग आंदोलन हुआ क्यों? ऑप्शन ये देखो बच्चों, 2020 में 20 में आया हुआ है, सॉरी। ऑप्शन ए है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी है प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन सी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी है चौरी चौरा की घटना। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, रॉलेट एक्ट। यही मुख्य कारण था, सहयोग आंदोलन शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? ये तो हर बच्चे को पता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1918 में, ऑप्शन बी है 1919 में, ऑप्शन सी है 1920 में और ऑप्शन डी है 1921 में। मेरे प्यारे बच्चों, सभी को पता है 1919, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पर हम सही का ट्रिक कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय ने। तो सभी को पता है बच्चों कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो ऑप्शन देख लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ है? सी पे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में हुआ था? ऑप्शन ए है 1920 में तुर्की, ऑप्शन बी है 1920 में अरब, ऑप्शन सी है 1920 में फ्रांस, ऑप्शन डी है वर्ष 1920 जर्मनी। बच्चों सन तो सबका सेम दिया है 1920, तो कन्फर्म है कि 1920 में ही हुआ था।
और किसके खिलाफ? तो याद रखना बच्चों, तुर्की के जो खलीफा थे उनके समर्थन में हुआ था। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तुर्की के समर्थन में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न संख्या 11। कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया? कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया है बच्चों? ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है सूरत में दिसंबर 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी है नागपुर में दिसंबर 1920 में, ऑप्शन सी है कलकत्ता में जनवरी 1921 में, ऑप्शन डी है नागपुर में दिसंबर 1921 में। तो इसमें सही हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नागपुर में हुआ था और 1920 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नागपुर और 1920 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है बच्चों, 1920 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में इसी की चर्चा हुई, तो नागपुर में हुआ था बच्चों। ऑप्शन दिया हुआ है दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, नागपुर। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नागपुर में। पिछले क्वेश्चन में इसकी चर्चा हुई थी। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पे। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको सबको पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने। तो नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 पे। असहयोग आंदोलन के दौरान, मतलब जब असहयोग आंदोलन हो रहा था, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बाबा रामचंद्र, ऑप्शन सी है शौकत अली, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन का अगर नेतृत्व पूछे तो महात्मा गांधी थे बच्चों, लेकिन अगर अवध में किसानों का नेतृत्व कौन कर रहे थे तो बाबा रामचंद्र। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी, बाबा रामचंद्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है बच्चों, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? यानी चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? ये बच्चों 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है वर्ष 1920 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1921 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1922 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1925 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में हुआ था। तो देख लीजिए 22 कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? इसमें सी सही है, 1922। ये तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबको मौखिक रूप से याद होने चाहिए। प्रश्न पढ़ने के बाद सीधा आंसर ढूंढेंगे कि 1922 कहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1922 है कहाँ, वो ढूंढता है आदमी। प्रिपरेशन का मतलब ये होता है, तैयारी का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधा उसमें ढूंढिए 1922 है कहाँ। याद होगा बच्चों, चौरी चौरा कांड पहले गोरखपुर जिले में आता था, अब गोरखपुर से देवरिया आते टाइम बीच में पड़ता है। ये थाना हुआ करता था उस टाइम, अभी भी थाना है ये। यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। लोगों ने क्या किया था, वहाँ जो थाना था उसको फूंक दिया था और लगभग 22-23 पुलिसकर्मी जल गए, जिंदा जल गए उसी में। तो ये बहुत बड़ी घटना थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जीके का हर जगह पूछता है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी की जो पार्टी है, वही हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी, पहली पार्टी है। उसकी शुरुआत कब हुई थी वो पूछा गया है। ऑप्शन ए है 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1904 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1857 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1855 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों 1885 याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आया भी है 22 में। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। प्रश्न 17 का, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन जब भारत आया तो वापस जाओ, गो बैक के नारे लगे थे। क्यों लगे थे? कारण बताना है बच्चों। ऑप्शन ए है आयोग में कोई ब्रिटिश सदस्य नहीं था, ऑप्शन बी है इसने हिंदू और मुसलमानों के लिए निर्वाचन मंडल की मांग की थी, ऑप्शन सी है आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ऑप्शन डी है इसने हिंदू और मुसलमानों का पक्ष लिया था। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, आयोग में कोई भारतीय नहीं था, इसीलिए भारत को लोग नाराज थे कि इसमें कोई भारतीय है ये नहीं है, तो क्या भारत की बात करेगा, सब विदेशी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 2011 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है वर्ष 1923 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1928 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1929 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1930 में। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, 1928 में। कौन सही होगा? 1928 में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों के
प्रहार से शहीद हुए थे? 2011 में आया हुआ प्रश्न है बच्चों। कौन शहीद हुए थे? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है देशबंधु चित्तरंजन दास। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 लोग हमारे इतिहास में फेमस हैं। लाल बाल पाल, लाल कहा जाता था लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को, और पाल बिपिन चंद्र पाल। ये लाल बाल पाल कहे जाते थे तीनों नेताओं को। तो लाला लाजपत राय को पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए वो लोग विरोध कर रहे थे कि साइमन कमीशन जो आया था, साइमन नाम का, गो बैक, वापस जाओ के नारे लग रहे थे। वहां पे लाठीचार्ज हुई थी, जिसमें लाला लाजपत राय लाठियों की चोट लगी, इतनी चोट लगी कि बहुत खून बहे और वो मर गए। ठीक है, उन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था बच्चों। क्वेश्चन अगर आ जाए कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को। ये भी साथ में क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय। लाठियों से चोट लगी और वो चल बसे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण राज्य प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया। ये 2 बार आया बच्चों, 1917 में और 13 में। ऑप्शन ए है 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1929 में, ऑप्शन सी है 1930 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1942 में। कब किए थे बच्चों? प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, 1929 में। ठीक है, याद रखिएगा 1929 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, गांधी एरविन समझौता निम्नलिखित में से भारत के किस आंदोलन से संबंधित था? गांधी एरविन जो समझौता था वो किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन ए है रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न 22 पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का मुख्य कारण क्या था? 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ उसका कारण क्या था? ऑप्शन ए है नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ विरोध, ऑप्शन बी है अफीम की खेती की मजदूरी, ऑप्शन सी है इंडिगो खेती की मजदूरी, ऑप्शन डी है कम श्रम मजदूरी। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, समझ में आ रहे हैं इतने चीजें? और साथ ही जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोग अपने दोस्त मित्र फ्रेंड जितने भी लोग हैं जिस पर बोर्ड एग्जाम में भाग लेने वाले हैं उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाइए। ये आपकी जिम्मेवारी है, आपका कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो आप काम कर ही सकते हैं। उन सब तक शेयर कीजिए, या फिर कहीं मिलते हैं तो उन्हें बताइए कि सामाजिक विज्ञान का पूरा जितना किताब में बहुविकल्पी हो सकते हैं 20 लेसन के, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, लोकतंत्र, राजनीति शास्त्र, सबका निचोड़ जो मुख्य क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन सभी को मिलाकर एक सीरीज चालू किया है मैंने, और उसमें अभी दूसरा लेसन चल रहा है। ऐसे सभी लेसनों को पढ़ाया जाएगा। यदि आप इन सभी को पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके अच्छे नंबर लाएंगे, टाइम नहीं लगता है इनमें। अगर आपको याद है तो क्वेश्चन पढ़ के सीधा ऑप्शन ढूंढेंगे, उसमें सोचना भी नहीं, ढूंढेंगे कौन सा है, किधर है हमारा आंसर, और उसको ट्रिक कर देंगे। टाइम भी कम लगता है और इन क्वेश्चनों पे नंबर नहीं कटते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग अपने सभी मित्रों तक शेयर करेंगे, जो नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 23 है बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 2020 में पूछा गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ऑप्शन ए है 1942 में, ऑप्शन बी है 1914 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1928 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1930 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वर्ष 1930 में। अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन कहाँ किया था? जगह का नाम पूछा गया है बच्चों, या फिर ये 22 में पूछा गया है और अथवा में करके दिया है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? ये 2017 का क्वेश्चन है। इससे थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। ऑप्शन ए है यरवदा, ऑप्शन बी है दांडी, ऑप्शन सी है लाहौर और ऑप्शन डी है चंपारण। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पहले भी बताया गया है उन्होंने दांडी यात्रा की थी और दांडी में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दांडी। अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। प्रश्न 25 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, क्यों? कारण बताना है। ऑप्शन ए है रोलेट एक्ट के विरोध में, ऑप्शन बी है क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, ठीक है, ऑप्शन सी है उत्तरदायी शासन की हेतु मतलब के लिए, ऑप्शन डी है नमक कानून तोड़ने हेतु यानी नमक कानून तोड़ने के लिए,
तो इसमें ऑप्शन डी ही सही होगा बच्चों, नमक कानून तोड़ने के लिए। आप सभी को बताया गया है दांडी यात्रा हुई क्यों थी, नमक कानून तोड़ने के लिए। उस समय नमक पर भी पैसा लगता था, तो उस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने यात्रा की थी और जाकर नदी के किनारे खुद ही नमक बनाए थे बच्चों। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 26 पे। किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई थी? वो कौन सा आंदोलन था? ऑप्शन ए है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी से हो जाएगा बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या था बच्चों? सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पे चलते हैं बच्चों। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1900 में किसके साथ शुरू किया? ठीक है बच्चों, 27 क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हो जाएगा रोल एक्ट सत्याग्रह, ऑप्शन बी चंपारण आंदोलन, ऑप्शन सी दांडी मार्च, ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। तो 27 का बच्चों सी सही हो जाएगा, दांडी मार्च। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा घुमाया है, आंसर सेम होते हैं बच्चों। आगे चलते हैं 28 नंबर पे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? बहुत ही फेमस नारा है बच्चों, करो या मरो। अक्सर आप क्रिकेट में भी सुनते हैं, भारतीय टीम के लिए जब लास्ट मैच होता है, हार जीत का फैसला, तो वहां यही होता है, करो या मरो। आखिर ये नारा दिया कौन था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो बच्चों ये महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। अंग्रेजों के साथ जो लड़ाई चल रही थी हमारी, या तो अंग्रेजों को हम यहाँ से भगा देंगे या खुद ही हम मर जाएंगे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पे, और 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है बच्चों, सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखना बच्चों, हिंद स्वराज जो पुस्तक थी उसको महात्मा गांधी जी ने लिखा था। कौन लिखा था बच्चों? महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। अच्छा बच्चों ये बताओ कि महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, इनको महात्मा किसने नाम दिया था? तो इसको याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें महात्मा नाम से पुकारा था, तब से इन्हें महात्मा गांधी कहा जाता था। और महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था, इसलिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहलाते हैं। समझ में आया? क्वेश्चन पूछ सकता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, किसने पुकारा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? आपको पता ही है, हमारे क्रांतिकारियों का ही हो सकता है। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न संख्या जो 30 है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 31 है बच्चों। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? ये तो सब लोगों को पता होगा। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि राष्ट्रगान की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, यानी जनगण मनगढ़ किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लेकिन कहा जाए वंदे मातरम यानी हमारी राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। चलते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 32 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। पेरियार रामास्वामी नायर कौन थे? 2020 में पूछा गया बच्चों, कौन थे ये? तो ऑप्शन ए है वैज्ञानिक, ऑप्शन बी है शिक्षाविद, ऑप्शन सी है समाज सुधारक, ऑप्शन डी है लेखक। तो ये सबको पता ही होगा, समाज सुधारक थे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर कहीं पे आपको परेशानी हो रही हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। देख सकते हैं ये तीसरा लेसन शुरू होने जा रहा है और इसी वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस, यानी बहुविकल्पी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे? किस चीज पे डिपेंड थे? ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी है रेशम, ऑप्शन सी है आलू, ऑप्शन डी है दाल। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आलू। किस पे निर्भर थे वो? आलू पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, आयरलैंड में आलू अकाल कब पड़ा था?
आलू का अकाल कब पड़ा था? ऑप्शन ए है 1845 ईस्वी से 49 ईस्वी तक, 1846 से 1850 ईस्वी तक, ऑप्शन सी है 1843 से 1845 ईस्वी तक, और ऑप्शन डी है बच्चों 1850 से 1852 ईस्वी। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों। प्रश्न संख्या 2 में 1845 से 1849 ईस्वी तक आलू का अकाल पड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सिद्ध हुआ जिसने अमेरिका को जीतने में फ्रांस की मदद की? ऑप्शन ए है पारंपरिक हथियारों की श्रेष्ठता, ऑप्शन बी है छोटे चेचक के कीटाणु एवं जानलेवा हत्यारे साबित हुए और विजय का मार्ग प्रशस्त किया, ऑप्शन सी है अमेरिका के मूल निवासियों में यूरोप से आने वाली बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, और ऑप्शन डी दिया हुआ है बी व सी दोनों। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें ऑप्शन डी सही होगा, मतलब बी और सी दोनों सही हैं। बी और सी ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है? डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, प्रश्न संख्या 4 पे। दक्षिणी अमेरिका का एल डोराल्ड किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है सोने के लिए, ऑप्शन बी है हीरो के लिए, ऑप्शन सी है कोयला खानों के लिए, ऑप्शन डी है तावे की खान के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, सोने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 5 है, कॉर्नला किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी आलू। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी सही हो जाएगा बच्चों, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? ऑप्शन ए है 1850 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1860 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1885 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1890 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा 1890 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, रीडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है? रीडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है प्लेग, ऑप्शन बी है मवेशी प्लेग, ऑप्शन सी है महामारी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, मवेशी प्लेग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, रीडर पेस्ट क्या है? ऑप्शन ए है एक व्यक्ति, ऑप्शन बी एक बीमारी, ऑप्शन सी एक जगह, ऑप्शन डी एक स्मारक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, एक बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी? उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है रिंडर पेस्ट, ऑप्शन बी है मैड काऊ, ऑप्शन सी है फुट माउथ, ऑप्शन डी है एंथ्रासाइट्स। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, रिंडर पेस्ट। क्या था? रिंडर पेस्ट। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। 19वीं शताब्दी के गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है। ऑप्शन ए है जबरन अभिवादन, ऑप्शन बी गुलामी की नई प्रणाली, ऑप्शन सी सरफान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुलामी की नई प्रणाली। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? गुलामी की नई प्रणाली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर तत्कालिक क्षेत्र से आए थे। कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यानी 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, ये सभी डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ? ऑप्शन ए है कुटीर उद्योग का पतन, ऑप्शन बी जमीन का किराया बढ़ना, ऑप्शन सी है खदानों के लिए जमीन की सफाई, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया? ऑप्शन ए है दास्ता की प्रथा, ऑप्शन बी है दास्ता से मुक्ति, ऑप्शन सी है अनुबंधित दास्ता, ऑप्शन डी है मजदूरी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, दास्ता की प्रथा सही हो जाएगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 14 पे, किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया? ऑप्शन ए है वर्ष 1913 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1917 में,
ऑप्शन सी है वर्ष 1921 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1926 में। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही होगा बच्चों, 1921 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है कैरेबियाई द्वीप, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैरेबियाई द्वीप। कहाँ विस्थापित किया गया था? कैरेबियाई द्वीप। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 16 नंबर है बच्चों, अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था? कहाँ भेजा जाता था? निर्यात करना मतलब बच्चों भेजना, सेंड करना। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है बर्मा, ऑप्शन डी है फ्रांस। क्या है बच्चों? ये फ्रांस है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, चीन। अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था? चीन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए है वर्ष 1914 से 1918 तक, ऑप्शन बी है वर्ष 1915 से 1917 तक, ऑप्शन सी है वर्ष 1917 से 1920 तक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, वर्ष 1914 से 1918 तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्गों के द्वारा यात्रा नहीं की? उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है ईसाई मिशनरियों, ऑप्शन बी है व्यापारी, ऑप्शन सी है पर्यटक, ऑप्शन डी है मुस्लिम प्रचारक। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, पर्यटक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से मित्र राष्ट्र कौन थे? मित्र राष्ट्रों के नाम बताने हैं। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, भारत, रूस, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, जापान, रूस, ऑप्शन डी है जापान, रूस, इटली। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए सही होगा बच्चों, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये मित्र राष्ट्र थे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 पे, निम्न में से किस शहर में 1885 ईस्वी में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी? किस शहर में? उस शहर का नाम बताना है। ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है बर्लिन, ऑप्शन डी है एम्स्टर्डम। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी सही होगा बच्चों, बर्लिन। कहाँ पे? बर्लिन में। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहाँ की थी? हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए है मिशिगन, ऑप्शन बी है डिट्रॉइट, ऑप्शन सी है कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी है लॉस एंजेलिस। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन बी सही होगा बच्चों, डिट्रॉइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मकई के आयात को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी थी? ऑप्शन ए है खाद्य अधिनियम, ऑप्शन बी है मकई अधिनियम, ऑप्शन सी है मकई कानून, ऑप्शन डी है आयात अधिनियम। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन सी सही होगा बच्चों, मकई कानून। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 पे, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था? 2020 में आ चुका है बच्चों ये पेपर में। ऑप्शन ए है 1919 में, ऑप्शन बी है 1924 में, ऑप्शन सी है 1929 में, ऑप्शन डी है 1934 में। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, 1929 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 24 है बच्चों, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए है 1928 में, ऑप्शन बी है 1920 में, ऑप्शन सी है 1930 में और ऑप्शन डी है 1992 में। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, 1930 में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 25 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न देशों में से किसे धुरी शक्ति माना गया? धुरी शक्ति किसे कहा गया था? ऑप्शन है जर्मनी, जापान, इटली, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, ऑप्शन सी है फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑप्शन डी है ब्रिटेन, फ्रांस। 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा बच्चों, जर्मनी, जापान, इटली। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, धुरी देश किसे कहा गया? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया भी जा सकता है। और जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली हैं। अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं भी किया है और ये जो सीरीज चल रही है इसको आप देख लेते हैं तो सीधा बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।
1 से 2 बार यदि आप इसको रिविजन कर लेते हैं, क्वेश्चनों को समझ लेते हैं, तो एग्जाम में आप जाकर पेपर में धुआं कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसका आप विश्वास करिए। और सभी लोग, जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अपने दोस्त मित्र फ्रेंड जितने भी लोग हैं आपके जान पहचान में जो बोर्ड एग्जाम में भाग लेने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 26 है, संयुक्त राष्ट्र मैत्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है लंदन, ऑप्शन बी है न्यू हैम्पशायर, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है बर्लिन। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, न्यू हैम्पशायर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पे। विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया? ऑप्शन ए है वर्ष 1950, ऑप्शन बी है वर्ष 1947, ऑप्शन सी है वर्ष 1949, ऑप्शन डी है वर्ष 1952। मेरे प्यारे बच्चों, 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्ष 1947। कब किया था बच्चों? वर्ष 1947 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 28 पे। निम्न में से कौन ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस, ऑप्शन बी है 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य के मैत्रिक और वित्तीय सम्मेलन द्वारा रूपरेखा पर सहमति, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, 2 अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 29 यानी 29 है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में निम्न में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी है भारतीय मुद्रा कोष, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आगे चलते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 30 पे। विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया? ऑप्शन ए है G7, ऑप्शन बी है G15, ऑप्शन सी है G20, ऑप्शन डी है G77। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा G77, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न 31 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1960 के दशक में निश्चित विनिमय दर की प्रणाली की विफलता के कारण है? ऑप्शन ए है विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धा क्षमता को कमजोर कर दिया था। ऑप्शन बी है अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। ऑप्शन सी है सोने की तुलना में अमेरिकी डॉलर की कीमत गिरने लगी थी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी से हो जाएगा बच्चों, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 32 यानी 32 पे। 1970 के दशक के अंत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम मजदूरी वाले एशियाई देशों में उत्पादन संचालन को स्थानांतरित करना क्यों शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 1970 के दशक के मध्य में 1990 के दशक के मध्य तक औद्योगिक दुनिया बेरोजगारी की चपेट में थी। ऑप्शन बी है चीन जैसे देशों में कम मजदूरी ने निवेश की लागत कम की और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विश्व बाजार पर कब्जा करना आसान बना दिया। ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों कारण थे। आगे चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है माल की कम लागत और कीमतें, ऑप्शन बी है तनाव मुक्त काम करना, ऑप्शन सी है प्रति श्रमिक उत्पादन में वृद्धि, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी सही होगा, तनाव मुक्त काम करना। क्या सही होगा बच्चों? तनाव मुक्त काम करना। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इसे रटने का प्रयास न करें, इन सभी क्वेश्चनों को आप समझिए। आप पहले से भी किताब पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो इसको आप समझ लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और साथ साथ आपका जीके भी तैयार होता जाएगा, जीके भी मजबूत होता जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आपको धन्यवाद इतनी देर तक इस वीडियो को देखने के लिए, अपने धैर्य बनाए रखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए दिन। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।